फाइन हमने स्टार्ट किया था बिजनेस लॉ, ठीक है। इसके अंदर हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कंप्लीट किया, मॉड्यूल 3 स्टार्ट है। मॉड्यूल 3 के अंदर हमने भी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, ठीक है। जब एजेंसी क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सी मेथड उसके अंदर यूज हो सकती है, ठीक है। तो वो देखते हैं इसके अंदर अभी हम लोग। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो फर्स्ट है उसके अंदर बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी पता है ना, करार, तकरार नहीं ना, क्या है, करार, ठीक है। अगर एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट के थ्रू भी हम एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी यानी पता है ना, सबको पता है ना, हाँ ये तो बोलेंगे एजेंसी यानी नहीं पता, ठीक है। तो बाय एग्रीमेंट, इसके लिए सेक्शन है 186 एंड 187। अब ये बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी दो तरह से हो सकती है, एक है एक्सप्रेस और एक है इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेस द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस, दैट इज बाय राइटिंग। क्या है? बाय राइटिंग अंडर द सील लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी और ओरल, ठीक है। यानी कि वहां पे रिटर्न और ओरल, ठीक है, रिटर्न और ओरल इस तरह से भी हम यानी कि लिख के या फिर सिर्फ बोल के हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या बोला है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मीनिंग होता है एन ऑथोरिटी, एन ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट is said to be implied when, कब उसको implied बोलेंगे? when it is inferred from the conduct of the parties or circumstances of the case or by course of dealing। जब dealing हो जाती है, implied का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, जब आया कब था? 2019 में। वो सिर्फ एक्सप्रेस हुआ ना, ठीक है। इम्प्लाइड कब से हुआ? अभी हुआ 24 में, ठीक है। तो वो इम्प्लाइड यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यहाँ पे एक्सप्रेस का मीनिंग क्या हुआ? रिटर्न या ओरल। वैसे इम्प्लाइड यानी जब डील हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इम्प्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी कब एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग व्हिच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सच एक्ट। यानी कि उसके लिए जो भी अथॉरिटी, जब एजेंट को अथॉरिटी मिलती है तो उसको इतनी अथॉरिटी रहती है कि जो डिलीवर कर रहे हैं गुड्स वगैरह, उसके अंदर जितने भी यानी कि लॉफुल थिंग्स उसके साथ उसको नेसेसरी है, कि अनलॉफुल यानी लीगली हर चीज, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? लीगली, ठीक है। वहां पे इलीगल नहीं चलेगा। एंड एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ठीक है। ऊपर का ही एक बार ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है सेकंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। फर्स्ट कौन सा था? बाय एग्रीमेंट। उसके अंदर दो पार्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और उसके बाद अथॉरिटी को एक्सटेंड करना। ये 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी जब जरूरत रहेगी तब हम एजेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी। In certain circumstances, the law confers an authority on a person to act as agent for the benefit of another। यानी किसी को वहाँ पे फायदा होने वाला है तो भाई हम ऐसी अथॉरिटी हम लोग क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं हम एजेंसी बाय नेसेसिटी। There being no opportunity of communicating with that other, such agency is called an agency by necessity, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ केसेस अराइजेस होते हैं, तो केसेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज एजेंट एक्जिस्टिंग हिज अथॉरिटी इज एन इमरजेंसी, ठीक है। जब इमरजेंसी होती है तो वो एजेंट को अथॉरिटी मिलती है। जैसे कि when an agent exceeds authority in an emergency, there arises agency of necessity provided that agent was not in a position to communicate, ठीक है। यहाँ पे क्या एज अ क्वालिफाइड, यानी कि जब वहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट होगी तब वहाँ पे नेसेसिटी होगी एजेंट को अथॉरिटी देने की, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अ पर्सन एंट्रस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी। क्या बोला है? जब एक पर्सन को दूसरे की प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड यानी कि एज ए ट्रस्टेड उसको दी है देखभाल करने के लिए, जिस किसी और की किसी और को, समझ में आया, ठीक है। तो अ पर्सन एंट्रस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, इन सच केस ऑल्दो द पर्सन हु इज एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी हैज नो एक्सप्रेस अथॉरिटी टू डू नेसेसरी एक्ट टू प्रिजर्व इट। थर्ड है हस्बैंड एंड वाइफ। As a rule, marriage does not by
itself create an agency between husband and wife, though they are agent of each other by express agreement. ठीक है, वो कैसा है, एक दूसरे के, यानी कि वहाँ पे कुछ अभी हस्बैंड एंड वाइफ सबको रिलेशन पता है ना, ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो जब यानी कि साथ होती है उनके बीच में अपने आप को एजेंसी या जो भी वो क्रिएट होती है, यानी उसकी देख रेख रखना या इसकी देख रेख रखना, एक दूसरों की वो क्या होती है, जो भी होगी, ठीक है, नेसेसिटी हो जाती है। इसके लिए वो क्या था, बाय नेसेसिटी, भाई थे हो गया हस्बैंड एंड वाइफ, सब बहुत खुश हो रहे ओके, तो ये 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। फर्स्ट कौन सा था, बाय एग्रीमेंट, सेकंड कौन सा था, बाय नेसेसिटी, थर्ड कौन सा है, एजेंसी बाय इस्टॉपल या बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। अब इस्टॉपल क्या है मैं आगे बताती हूँ। व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट्स, जब उसको अथॉरिटी नहीं है तभी भी वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, डन एक्ट्स और इनकर्ड ऑब्लिगेशन टू द थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, यानी जो मेन आदमी है वो मिसिंग है वहाँ पे, उसकी जगह पे कोई तीसरा वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है उसको। The principal is bound by such acts or obligation if he is by his words or conduct induce such third person to believe that such acts and obligation were within the scope of the agent authority. यानी जब वो कर रहा है, भले वो दूसरे के अंडर कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग है, लेकिन उसके अंडर थर्ड पर्सन वो एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कैसा, एज अ ट्रस्टेड पर्सन रहेगा वो, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन में पढ़ लेना। Ostensible authority when principal by his conduct or word induce a third person to believe that a certain person is his agent, he is precluded from subsequent denying the fact of agency. फोर्थ है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है, तो फोर्थ है, अभी ये फोर्थ है आपका एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन है 196 to 200, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, 196 to 200, ठीक है। तो वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, जब एक्ट हो रहा है, काम हो रहा है, एक यानी कोई एक पर्सन उसकी जगह पे कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी, लेकिन उस जो पर्सन के बिहाफ पे कर रहा है उसको मालूम भी नहीं है, विदाउट हिज knowledge or authority he may elect ratify or to disown such act, यानी तब फिर वो जो एक्ट हुआ है उसको वो रेटिफाई कर सकता है या डिसॉन कर सकता है, ठीक है, यानी खलास कर सकता है। If they ratify them, the same effect will follow if they had been performed by his authority. अब उसके अंदर कुछ कंडीशन है, the condition which are necessary for ratification, तो कंडीशन कौन कौन से, the act must have been done on behalf of the another, second है the act must have been done without knowledge or authority of the person on where behalf of the act is done। अब इलस्ट्रेशन है, ए बी दो है, पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, पहले कौन सा था, रेटिफिकेशन, अब क्या है उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द एक्ट रेटिफाइड, क्या था, रेटिफिकेशन किसको रिलेट करता था, बैक टू द डेट रेटिफाइड, ठीक है। और बाय रेटिफिकेशन द पर्सन बिकम्स एन एजेंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब रेटिफिकेशन होता है तो पर्सन क्या बनता है, पर्सन बिकम्स एन एजेंट, पर्सन क्या बन जाता है, एज एजेंट बनता है, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट एस्टैब्लिशेस प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, इट रिलेट्स back to the date of the act ratified. Once the act is ratified, the same effect will follow as if the act had been performed under the authority of the principal। अब उसके कुछ एसेंशियल जो हमने ऊपर पढ़े वही उसके एसेंशियल्स रहेंगे, इसको फटाफट हम एक बार रीड कर लेते हैं। एसेंशियल्स क्या क्या है, the act must be done, ठीक है, काम होना चाहिए by one person on behalf of another, ठीक है। सेकंड क्या है, the act must have been done without the knowledge or authority of the person on whose behalf of the act is done। थर्ड क्या है, रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये पूरा एसेंशियल्स आपको मैंने पहले भी बोला, एसेंशियल्स किसमें से पूरे बनेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस का आंसर हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है ना उसमें से ये सेंटेंस को सिर्फ क्रिएट कर करके लिखते हैं,
ठीक है, अगर तो आप लोग ने कंसेप्ट क्लियर किया तो ये परफेक्टली आप लिख पाओगे। फोर्थ है द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट इज डन मस्ट बी लीगली इन एग्जिस्टेंस at the time when the it act is done. Fifth, that the person ratifying the act must have full knowledge about the act. फिर next है sixth, the act to be ratified must not be void ab initio, यानी कि ab initio यानी क्या स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज से वो void नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेवेंथ है the principal must be competent to ratify both the time of contract and the time of the ratification. It must be done within a reasonable time. Ninth, it must be communicated. 10th, part of the act cannot be ratified. 11, ratification should not put a third party to damage. Next आपका legal effect of ratification. ये कौन सा था? retrospective effect. अब नेक्स्ट कौन सा है? लीगल इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, सेक्शन 199। अ पर्सन रेटिफाइंग एन अनऑथराइज्ड एक्ट ऑन हिज बिहाफ रेटिफाइड द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ विच सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट। अ प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई द फेवरेबल पार्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड डिसऑन द रेस्ट। आफ्टर रेटिफिकेशन इट बिकम्स द एक्ट of the principal and it binds the principal to the third party। यानी इसके बाद किसका यहाँ पे एक्ट हो जाएगा? प्रिंसिपल का, और वो बाइंड करेगा थर्ड पार्टी को, ठीक है, उसके ऊपर वो बाउंड कर लगाएगा। और उसके बाद है रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। रेटिफिकेशन से क्या नहीं होना चाहिए? थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 200। बस इसके बाद लिमिटेशन ही रहेगा, ठीक है। ये सेक्शन 200 इसमें क्या बोला है? एन एक्ट डन बाय वन पर्सन, अगर किसी एक ने किया ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच अदर पर्सन्स ऑथोरिटी which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or terminating any right or interest of a third person cannot be ratified। फिर limitation to the doctrine of ratification। अब इसके अंदर limitation कौन कौन से? The first one is where the principal is incapable of contracting। थर्ड पर्सन कब करेगा? जब प्रिंसिपल यानी कि जो मेन आदमी है वो करने कैपेबल नहीं रहेगा, तभी थर्ड पर्सन करेगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? where the principal is incapable of contracting, where an agent purports to act as an agent for a principal not in existing। जब वो प्रिंसिपल यानी मेन आदमी जब नहीं रहेगा तब तो वो एजेंट परपोज करेगा। फिर where the principal does not have full knowledge of the fact, ठीक है, जब वो प्रिंसिपल यानी जो मेन आदमी उसको परफेक्ट यानी जो चीज एक्ट करना है उसके बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है, तब वो थर्ड पर्सन को चूज करेगा, वहाँ पे एजेंट चूज करेगा। where the act to be ratified is void or illegal, where the whole the transaction is not ratified and where ratification puts third party to damage, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 सॉरी क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीट, ठीक है। अब ये मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। फाइन, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।